मैं जब फॉरेक्स में आया तो मुझे चांस मिला एयरपोर्ट पे जाकर जो करेंसीज स्मगल करते हुए सीज हो जाती थी उनकी। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई, उसकी लोकेशन भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो क्लाइंट आएगा, आपका जो इम्पैक्ट है आपके बिजनेस का, राइट, उसका इम्पैक्ट आपके क्लाइंट पे पड़ना चाहिए। आपकी जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके ब्रांड का नाम, देखिए, फाइनेंस के लिए राहु केतुज आर मेजर थिंग बिकॉज दे इन्फ्लुएंस अवर माइंड। बेसिकली माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं, और माइंड को इन्फ्लुएंस करने वाले राहु केतु मींस माइंड का कौन सा ग्रह है? मरकरी, बुध, राइट। और बिजनेस को चलाने वाला कौन सा ग्रह है? Hello and welcome everyone. Welcome to another episode of this podcast series with Dr. Hemant Jas, जहाँ हम बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी हमारे बिजनेस के ग्रोथ में कैसे मदद कर सकती है। हम बात कर रहे हैं इंडियाज लीडिंग फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर्स के साथ, जिसे हम कह सकते हैं द मैन हु नोज डेस्टिनी। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे एस्ट्रोलॉजी की मदद से हम अपने प्रॉफिट्स को और गेन कर सकते हैं, प्रॉफिट्स हाई कर सकते हैं, और क्या हम एस्ट्रोलॉजी की या प्लैनेट की कैसी पोजीशंस की मदद से हम अपने डिसीजन मेकिंग की पावर को और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे काफ़ी सारे सेलेब्स या फिर कह लीजिए बिजनेस टाइकून्स ने डॉक्टर हेमंत जस की गाइडेंस में अपनी लाइफ में काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स, हमारी ऑडियंस भी आज इस पॉडकास्ट के थ्रू कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को थोड़ा टर्न अराउंड ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं सर से और जानते हैं एस्ट्रोलॉजी के एक अलग सीक्रेट के बारे में। वेलकम सर, कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड। आप कैसी हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। एंड लास्ट टाइम हमने जितनी बात करी वो बहुत ज़्यादा एक क्यूरियोसिटी में हम रह गए कि मैं आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी कि आपने लास्ट टाइम फर्स्ट हमारे इंट्रोडक्शन सेक्शन में मेंशन किया था कि आप लास्ट फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करते थे बिफोर कमिंग टू दिस एस्ट्रोलॉजी फील्ड। तो क्या जॉब रोल था, कौन से फाइनेंशियल सेक्टर में आप काम करते थे? एब्सोल्यूट राइट। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पूछी है मेरे से कि फाइनेंशियल सेक्टर में कौन सा जॉब, राइट। तो ऑफ कोर्स फाइनेंशियल्स के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। बिल्कुल सही। तो बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट भी होता है, एक्सपोर्ट भी होता है, और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट, फाइनेंसिस में बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। एग्जैक्ट। बट मेरा जो वर्टिकल है बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। ओके। तो फॉरेन एक्सचेंज एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर पूरा का पूरा वर्ल्ड चलता है, बिल्कुल टिका हुआ है। टिका हुआ है। फॉरेक्स, पैसा, एग्जैक्टली। तो अल्टीमेटली जो मेरा जॉब बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब था। मैं जब फॉरेक्स में आया तो मुझे चांस मिला एयरपोर्ट पे जाकर जो करेंसीज स्मगल करते हुए सीज हो जाती थी उनकी ऑक्शन करना। ओके। मैं वहाँ जाता था, वहाँ थॉमस कुक, वाइजमैन, बड़ी बड़ी कंपनीज, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये सब आती थी और ये ऑक्शंस करती थी करेंसीज की। तो वहाँ जितनी भी करेंसीज स्मगल करके सीज हो जाती थी उनकी ऑक्शन करना और उन करेंसीज को वापस अपने बिजनेस हाउस में लाना। उसके बाद हम उसी करेंसीज को वापस नॉर्थवेस्ट बैंक लंदन वापस एक्सपोर्ट कर देते थे। कभी आपने सुना है कि पैसा भी एक्सपोर्ट होता है? नहीं। तो पैसा भी एक्सपोर्ट होता है। ओके। तो ये लोग अभी नहीं जानते, बड़े बड़े बैंकर्स भी नहीं जानते। तो 1999 की बात है, व्हेन आई केम इनटू दिस फॉरेन एक्सचेंज। आई एम अवॉर्डेड फ्रॉम अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक। मेरे बताया था, मेरे इंटरव्यूज़ भी आते थे बिजनेस मिड वीक दूरदर्शन पर, और एग्जिम टुडे करके एक मैगजीन आती थी, उसमें मेरे रिव्यूज़ छपते थे। मैं सिर्फ और सिर्फ उसमें बेंचमार्क प्रेडिक्ट करता था कि डॉलर का क्या भाव होगा, इसका गोल्ड का क्या भाव होगा, या पाउंड का क्या भाव होगा। सारी करेंसीज के बारे में हम डिस्कस करते थे। एक्चुअली क्या होता है कि जितनी भी करेंसीज, जितने भी टूरिस्ट हैं फॉरेन से आते हैं तो अपनी करेंसीज लेकर आते हैं यहाँ। तो वो करेंसीज जो है यहीं की यहीं एक्सचेंज कर लेते हैं और इंडियन मनी पैसा खर्च करके चले जाते हैं। जितनी भी वो करेंसीज एक्सेस में जमा हो जाती हैं उनको हम लोग
ऑक्शन करके या बैंक से इकट्ठा करके वापस उसको एक्सपोर्ट कर देते थे कि हमारे पास अगर ज़्यादा रिजर्व है तो एक्सपोर्ट कर दिया, वरना जो लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं फॉरेन, इंडिया के लोग, उनको करेंसी ले जानी होती है तो उनको रिटेल में बेच देना। तो सोचिए कि मैं एक ऐसे फाइनेंस सेक्टर में था जहाँ से पूरा वर्ल्ड रोटेट होता है। एक पैसा मतलब मल्टीपल ट्रिलियंस, मीन्स ट्रिलियंस। और इसके साथ साथ एक और चीज़, हम रोज़ कम से कम 10 से 20 बैंक्स में मॉर्निंग में जाते थे और हर बैंक में जितनी भी करेंसीज जमा होती थी उन सब की ऑक्शन करके हम लेकर आते थे। ओके, दैट्स एन इंटरेस्टिंग जॉब रोल। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो। अब तो वो चीज़ें रही नहीं, क्योंकि अब चीज़ें डिफरेंट लेवल पे चली गई हैं, वर्चुअल हो गई हैं, डिजिटल हो गई हैं, बट उस समय पैसा भी एक्सपोर्ट होता था। कभी आपने सुना है? नहीं। It was my job and I have given my 15 years into it। और आज भी मैं उन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ जुड़ा हूँ, गोल्ड की मार्केट के साथ जुड़ा हूँ। आज भी मैं उन्हें प्रिडिक्ट करता हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। जैसे कि हम जानते हैं कि आज का ज़माना बहुत ही स्पीड से गुजर रहा है। बिजनेस यहाँ स्टार्ट होते हैं और यहाँ एंड हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो क्या एस्ट्रोलॉजी हमें इसमें हेल्प करती है गाइडेंस करने में कि कैसे हम अपने बिजनेस को एक स्टेबिलिटी के साथ बढ़ा सकें? एब्सोल्युटली, एस्ट्रोलॉजी ही हेल्प करती है। सबसे पहले टाइमिंग। ओके, किसी भी चीज़ के लिए टाइमिंग, एग्जैक्टली। फिर उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, फिर आपके डिसीजंस। इन तीनों के अंदर बहुत बड़ा रोल है एस्ट्रोलॉजी का। टाइमिंग मीन्स सबसे पहले आपकी कुंडली खोली और जो वेंचर आप करना चाह रहे हैं उससे आपका ज़ोडिएक साइन का रिलेशन, क्या वो बिजनेस आपको सूट करता है कि नहीं करता। फिर आपके प्लैनेट्स ट्रांजिट में हैं, फेवरेबल हैं। फिर आप उन टाइमिंग्स को कैलकुलेट करते हैं पंचांश के साथ और सर्वतोभद्रा चार्ट के साथ। उसके बाद आप एक डिसीजन लेते हैं, यस ये डेट फिक्स हुई, ये मुहूर्त निकाला और इसको एग्जीक्यूट किया। और उसके बाद एक रिस्क मैनेजमेंट जो आपको इंटीग्रेट करना होगा इसके साथ। एस्ट्रोलॉजी डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉसेस कैलकुलेट नहीं करती है, वो आपको टाइमिंग देती है, डिसीजन मेकिंग बनाती है और राइट अप्रोच करने में हेल्प करती है। ओके, तो सर आपने बहुत बार मेंशन किया है, हमारे पहले पॉडकास्ट में भी मेंशन किया था कि इट्स ऑल अबाउट कि आपकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में ये तक डिसाइडेड होता है कि आपको बिजनेस कैसे करना है, कौन सा बिजनेस करना है। तो क्या बिजनेस की कैटेगराइजेशन या फिर कोई पार्टनरशिप में आना चाहता है या सोलो करना चाहता है या जॉब के लिए ही बना है, तो क्या हम अपने एस्ट्रोलॉजी से ऐसे कौन से प्लानिटरी पोजीशंस हैं जिनसे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर कोई जॉब में है और उसको जॉब सूट नहीं कर रहा है, जो जॉब का हमारा घर है एस्ट्रोलॉजी में वो 10th हाउस है, करियर का, प्रोफेशन का, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि वो क्या करेगा, उसको क्या करना है, और उसका लगन डिसाइड करेगा। लगन के साथ फिर उसको मैच करेंगे कि उसका लगन क्या है। अगर वो लीडरशिप क्वालिटी का है, फर्स्ट हाउस में उसका कोई भी उसका प्लैनेट बैठा है और वो 10th हाउस को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली हम सोचेंगे कि वो एक बिजनेस कर सकता है इंडिविजुअल, राइट। और पार्टनरशिप में करना चाहता है तो समवेयर वो थोड़ा सा मतलब डिप्लोमैट भी होना चाहिए। तो उसके लिए हम 7th हाउस को देखते हैं पार्टनरशिप का, जिससे हम वाइफ का भी कहते हैं और बिजनेस पार्टनरशिप का भी कहते हैं। और उसके बाद बेसिकली अगर 4th हाउस में चले जाएं, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ का है, फैमिली बिजनेस के लिए भी वर्कआउट हो सकता है। तो अगर सोलो बिजनेस करना है तो उसके लिए हमारा फर्स्ट हाउस, क्योंकि वो हमारा लीडरशिप क्वालिटी है, पर्सनल, राइट। हमारे पास लीडिंग क्वालिटी होनी चाहिए, रिस्क लेने की, ठीक है। और हमारा अगर पार्टनरशिप में जाना है तो 7th हाउस, वो हमारा पार्टनरशिप का, क्योंकि डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा आपको पार्टनर्स के साथ। और अगर आप बिजनेस, फैमिली बिजनेस में आना चाहते हैं तो फैमिली बिजनेस के लिए 4th हाउस, क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ का भी है, गाड़ियों का भी है, बहुत सारी चीज़ों का है। तो उसके लिए उन चीज़ों को बेसिकली हम मतलब शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं कि हमें किस तरीके से कैसा बिजनेस करना है और उसके लिए हम काबिल हैं या नहीं हैं। अब डिपेंड करता है कि आपको सोलो बिजनेस करना है, पार्टनरशिप में करना है, या फैमिली बिजनेस को आगे रन करना है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। बट फिर मैटर क्या करता है, सबसे पहले आपका इंडिपेंडेंट पर्सनल चार्ट।
ओके। तो सर हम जैसे कि ये एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करें, बेसिक एस्ट्रोलॉजी की, तो हर प्लैनेट की अपनी अपनी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे सन हमारा बहुत डोमिनेटिंग एक किंग पावर रखता है, मून हमारा इमोशंस के लिए माना जाता है, वीनस लग्जरी के लिए माना जाता है। तो ऐसे ही अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी के लिए, अगर फाइनेंस से रिलेटेड अगर हम कनेक्ट करना चाहें, तो ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें फाइनेंस से रिलेटेड देखने को मिल सकते हैं? देखिए, फाइनेंस के लिए राहु केतुज आर मेजर थिंग बिकॉज दे इन्फ्लुएंस अवर माइंड। बेसिकली माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं, और माइंड को इन्फ्लुएंस करने वाले राहु केतु मीन्स माइंड का कौन सा ग्रह है? मरकरी, बुध, राइट। और बिजनेस को चलाने वाला कौन सा ग्रह है? सैटर्न, राइट। और ग्रोथ को देने वाला कौन सा प्लैनेट है हमारा? गुरु। तो ये चार ऐसे प्लैनेट्स हैं, इनका ट्रांजिट, इनका रेट्रोग्रेड, इनका राइज, इनका कंबस्ट, इनका ट्राइन, इनका कंजक्शन, ये सब चीज़ें जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये जो 4-5 ऐसे प्लैनेट्स हैं, ये सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे फाइनेंस से रिलेटेड। राइट। ये मेजर जो ग्रोथ है जो बिजनेस के अंदर, देखो गुरु जो है बेसिकली जुपिटर, जुपिटर एक रैपिड ग्रोथ के लिए माना जाता है, ग्रोथ के लिए। और जो सैटर्न है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए माना जाता है। और राहु केतु बेसिकली नेपच्यून ये जो है, तो राहु केतुज आर इल्यूजन्स, एक थॉट प्रोसेस, एक थॉट, इमेजिनेशंस। तो राहु इम्पैक्ट करता है, अगर वो रेट्रोग्रेड हो गए तो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम, और आपका बुध रेट्रोग्रेड हो गया तो कहीं ना कहीं ट्रांजिट में तो सारे सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकते हैं। तो इन सब की टाइमिंग्स को समझना, पंचांग से, मुहूर्ता से, फिर आपका भद्रा से, फिर आपका सूर्य हमारा मंथली रोटेट करता है। तो हमारे बिजनेस में आप देखते हैं कि मंथली हमारा राइज हुआ, लो हुआ, तो सूर्य से देखते हैं, सूर्य संक्रांति से। और चंद्र दर्शन बेसिकली एवरी डे हम कितना बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है। तो इतने बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, इनको पर्सनल एनालाइज करना ज़रूरी होता है। बट डिपेंड करता है कि सूर्य के आसपास जो भी ग्रह आएगा वो उसकी वजह से डंप हो जाएगा। तो सूर्य, हाँ, सूर्य इज़ अ हॉट प्लैनेट, तो सूर्य के आसपास बुध, शुक्र, तो ये रहते ही रहते हैं। तो अल्टीमेटली उसके जैसा एग्रेसिव प्लैनेट और साथ में आ जाएगा तो आपको बढ़त भी मिल सकती है और गिर भी सकते हो, प्रोवाइडेड ये चेक करना होगा कि हमारा प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो रहा है, ट्रांजिट में ठीक है कि नहीं है। और ये सब चीज़ें हमारी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होते हैं, फुल मून और न्यू मून, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके। पूर्णिमा, आप समझते हैं ना, न्यू मून एंड फुल मून एंड न्यू मून, पूर्णिमा एंड अमावस्या। अमावस्या। तो अमावस्या में इसीलिए डॉक्टर्स, पता है आपको, ऑपरेट नहीं करते, ब्लीडिंग्स होती हैं, एपिलेप्सी, डिप्रेशन और एक्सीडेंट्स हैपन्स होते हैं। तो अगर कोई ग्रह, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। तो इतना सब इम्पोर्टेंट होता है एक फाइनेंस से रिलेटेड, अगर किसी को डिसीजन लेना हो तो इतना सब देखना पड़ता है। आप क्यों नहीं देखेंगे? अगर आप एक बिजनेस हाउस सेटअप करेंगे, उसके लिए आपको रैपिड ग्रोथ को देखना है, आपको डिस्ट्रीब्यूशनशिप देखना है, आपको फंड्स देखने हैं, आपको बैंक से लोन चाहिए, आपके डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, आपको मार्केट में उसका एडवर्टीजमेंट करना है। मतलब ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जैसे बिजनेस को चलाने के लिए। बट उस बिजनेस को चलाने के लिए आपका ग्रह कंसोलिडेट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें ये जानना कि हमारी कुंडली में कौन से ग्रह बली हो रहे हैं या कौन से नीच हो रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ओके या सर, करियर एस्ट्रोलॉजी तो सभी समझते हैं, लेकिन एक और कंसेप्ट है एंटरप्रेन्योरल एस्ट्रोलॉजी। तो ये क्या कंसेप्ट है? मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी ये बताया था कि एंटरप्रेन्योरियल एस्ट्रोलॉजी। जी तो मैं आपको थोड़ा सा और डिफाइन करता हूँ, व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरियल एस्ट्रोलॉजी। एग्जैक्टली, इसको थोड़ा सा और डेप्थ में जानते हैं। देखिए, एंटरप्रेन्योरियल एस्ट्रोलॉजी एक ब्रांच है एस्ट्रोलॉजी की। वो एस्ट्रोलॉजी की मदद से बिजनेस या नए स्टार्टअप्स या और आप एंटरप्रेन्योरियल जो भी मतलब डिसीजंस हैं आपके, उनको हेल्प करता है समझने के लिए एक्चुअली। क्योंकि इसके अंदर टाइमिंग्स, अगेन टाइमिंग्स, मुहूर्तास, राइट प्लैनेट का राइट
ट्रांजिट, ये सब चीज़ें जब तक कॉम्बिनेशंस नहीं बनेंगे तब तक एंटरप्रेन्योरियल एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती है, क्योंकि एस्ट्रोप्रेन्योरियल जो डिसीजंस हैं बेसिकली, वो उससे हमें चैलेंजेस एक्सेप्ट करने में ईजीनेस आती है बेसिकली। एंटरप्रेन्योरियल मैंने बताया कि एक ब्रांच है राइट एस्ट्रोलॉजी की, कि एस्ट्रोलॉजी में जब आप कोई नया बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो और एंटरप्रेन्योरियल डिसीजंस की टाइमिंग, सक्सेस और चैलेंजेस को समझने के लिए बहुत काम आती है। अब वो कैसे काम आती है? सबसे पहले हमें अपनी अगेन लगन कुंडली को समझना, राइट, उसका मुहूर्त समझना, ठीक है, राइट प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन समझना, ठीक है, आपके पंचांग से, घड़ी से, तिथि से, वेदा से चीज़ों को समझना, और रिस्क मैनेजमेंट सबसे मेजर। एंटरप्रेन्योरियल जो एस्ट्रोलॉजी है वो रिस्क मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है, क्योंकि सब चीज़ें आप एस्ट्रोलॉजी पे नहीं छोड़ सकते। एस्ट्रोलॉजी 80% तक काम करती है, बट 20% आपको अपने इंटरनल इंट्यूशन और स्किल पे भी चलना होगा। बिल्कुल सही। आपके कर्मास को भी उसमें साथ आना होगा। अच्छा। राइट, ऑफ कोर्स, जैसा जैसा आप कर्म करके आए हैं, हम पैदा होते हैं तो प्रारब्ध हमारे शुरू हो जाते हैं, तो लेकिन हमारी कुंडली में हमारे प्रारब्ध भी तो मेंशन्ड है, हमारे भोगे भी मेंशन्ड है, और हम क्या करने वाले हैं हमारी दशाएं भी तो मेंशन है। बेसिकली हमारा फ्यूचर हमारी दशाएं ही है। ओके। अगर आप कुंडली खोलते हैं, एंटरप्रेन्योरियल जो एस्ट्रोलॉजी है वो दशाज को मेंशन करती है। बेसिकली जैसे ही आपने कुंडली बनाई, उस कुंडली के अंदर आपकी दशा आ जाती है 120 साल की, तो 120 साल की हमारी लाइफ होती है। जहाँ हमारा एंड हुआ वहीं से हमारी लाइफ शुरू होती है, उसी प्लैनेट से। तो उस प्लैनेट की जो दशा चल रही होती है, उसके आगे की जो दशाएं हैं वो एंटरप्रेन्योरियल डिसीजंस हैं, ओके। प्रिडिक्शंस हैं फ्यूचर की। तो उसमें क्या क्या होगा, आपकी ग्रोथ होगी, आपकी शादी होगी, ये बाकी वही पर्सनल और मैंने बताया आपका मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और पर्सनल एस्ट्रोलॉजी में चला जाता है। बट हमारा एंटरप्रेन्योरियल जो एस्ट्रोलॉजी है वो हमारे चैलेंजेस के लिए, डिसीजंस के लिए और टाइमिंग्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, की रोल प्ले करता है। ओके। तो सर बहुत बार कहते सुना है, या बहुत बार ऐसे इंटरव्यूज़ भी देखे हैं बिजनेस टाइकून के, जहां वो कहते हैं 1 सेकंड के डिसीजंस भी हमें कई गुना इफ़ेक्ट करते हैं। तो क्या वो कुछ जो सेकंड्स के डिसीजन वो पहले ले सकते थे, एस्ट्रोलॉजी उन्हें गाइड करती है कि ये कैसे उनकी छोटी से छोटी डिसीजन मेकिंग पावर को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसकी एक कुंडली तैयार होती है। जी। उस कुंडली में अगेन वो 12 घर हैं, उन 12 घरों में उसकी पूरी ज़िंदगी है कि वो बड़ा होके क्या बनेगा, राइट। मतलब समवेयर हम उसका एक रूपरेखा तैयार कर पाते हैं, ठीक है। अगर वो बच्चा जिस समय पैदा हुआ है उस समय वो मेष लगन का है, फर्स्ट राशि का है, लीडरशिप क्वालिटी का, अगर वही बच्चा 2 मिनट पहले पैदा हो गया होता उस लगन से, उस डिग्री से, तो वो बच्चा इस जग को तारने वाला गुरु बन जाता। अच्छा। बट क्या आप डिसाइड कर सकते थे कि ये बच्चे को उसी वक्त पे आना चाहिए? नहीं। लेकिन आजकल लोग ऐसा करते हैं, वो आज अपने बच्चे का पहले से ही एक टेवा बनवाते हैं कि भाई हमारी डिलीवरी इस समय में होनी चाहिए। तो जब आप एक बच्चे का पूरा किरदार डिसाइड कर रहे हो कि वो ऐसा होना चाहिए, इस ग्रह में आना चाहिए, तो आप बिजनेसेस को भी तो पहले जस्टिफाई कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। लेकिन वो तो फिर हमारे प्लैनेट्स, हमारी कुंडली, हमारे नेचर से कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो गया ना। खिलवाड़ देखिए ऐसा है कि अगर आपको सही रास्ता चुनना है, रिस्क से बचना है, तो आपको कहीं ना कहीं या तो उस टाइमिंग को छोड़ना पड़ेगा या फिर अगले आने वाले टाइम के लिए उस चीज़ को जस्टिफाई करना पड़ेगा या डिले करना पड़ेगा। या तो आप डिले कर दीजिए या फिर आपको सेल्फिश तो होना पड़ेगा, अपने लिए तो सेल्फिश होना पड़ेगा। एग्जैक्टली। क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि आप गड्ढे में गिर जाएं। बिल्कुल तो सही। बेहतर है या तो आप उस समय को छोड़ दें या फिर आप डिले करके जो राइट टाइम है, राइट मुहूर्त है, वहाँ जाके इस चीज़ को एग्जीक्यूट करें। ओके। ये सबसे
मेजर चीज़ है और आज लोग इस पे बिलीव करते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक बिलीफ सिस्टम नहीं है, एक टूल है। और एंटरप्रेन्योरियल की हम बात कर रहे थे, वो भी एक टूल है, ओके, की टू सक्सेस। एग्जैक्टली। और यहाँ पे भी हम जो बात कर रहे हैं डिलेज की, तो एस्ट्रोलॉजी एक टूल है इस चीज़ को फिक्स करने के लिए। तो आप डिले करना चाहें या राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करें या राइट अपॉर्चुनिटी को इमीडिएटली ग्रैब कर लें। ओके। दैट्स इट। मनी फ्लो बिजनेस में सबसे बड़ा मेन फैक्टर होता है। चाहे हम बात करें कि एक छोटा सा डिसीजन हमारी लाइफ के सारे इवेंट को डिसाइड कर देता है। अब उसमें ऐसे ही प्लानिटरी दोष आ जाते हैं या कुछ ऐसे प्लानिटरी पोजीशंस होती हैं जिनसे हमारे सीधे चलते रास्ते भी बिगड़ जाते हैं। एब्सोल्युटली। तो क्या कोई ऐसी रेमेडी है, जैसे कि कोई स्टोन हो, कोई नॉर्मल हमारी रेमेडीज आती है एस्ट्रोलॉजी में, कोई क्रिस्टल है जिससे हम इन पोजीशंस को अलाइन कर सके, हमारे दोष के जो रेप्लिकेशंस हैं उनको वो कर सके? सबसे पहले जो दोषाज हैं, दोषाज के लिए हमारे जो घर हैं एस्ट्रोलॉजी में, हमारे कुंडली के चार्ट में, सेकेंड हाउस जो हमारा एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, पैसा जमा किया हुआ, सिक्स्थ हाउस हमारा डेट्स का, राइट, लोन का, एट्थ हाउस हमारा सडन गेन्स का, राइट, और रिस्क का, और 11th हाउस हमारा अर्निंग्स का, जी, प्रॉफिट्स का। ओके। तो अब ये जो चारों घर हैं, इनके ट्रांजिट, इनके प्लैनेट्स, इस घर में कौन सा प्लैनेट आकर बैठ गया जो आके आपके पेमेंट्स को ब्लॉक कर रहा है, आपके बिजनेस को ब्लॉक कर रहा है, आप जो आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया लाइफ में कि चीज़ें चलती चलती रुक गई, जो दोषाज आ रहे हैं वो इन्हीं चारों घरों की वजह से इम्पैक्टफुल होते हैं। अच्छा, जो इनका जो इम्पैक्ट है उस इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं, बट हम इस इम्पैक्ट को हटा नहीं सकते हैं। जी, ठीक है ना, फिर तो हम भगवान बन जाएंगे। बिल्कुल तो सही। बेसिकली हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। सॉल्यूशन के लिए यही है कि अगर सामने कोई चीज़ आपकी आ गई है, एक गड्ढा आ गया है, तो कुछ लोग एक बार गिरते हैं, देखते हैं कि भाई इसमें गिर के देखूंगा कि क्या प्रॉब्लम है। एक होता है वो दोबारा गिरता है और तब समझता है, और एक होता है जो बिना गिरे समझ जाता है, दूर से ये गिर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ होती हैं। स्टोन्स आपने बोला, तो स्टोन्स, यस, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक उबड़ खाबड़ सी रोड है, आप गाड़ी लेकर उस पर निकले, तो उबड़ खाबड़ रोड से जब आप गाड़ी लेके चल रहे हो तो टायर का अलाइनमेंट आउट हो जाता है। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब वो गाड़ी हमारी एक तरफ जाना शुरू हो जाएगी या इस तरफ। तो क्या करते हैं हम उसके लिए, अपनी गाड़ी में, अपने टायर्स में वेट लगवाते हैं। वो वेट जब लगते हैं तो गाड़ी फिर प्रॉपरली सीधी चलनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही हमारी कुंडली के रेमेडीज़ पार्ट है, अपने मुहूर्ता को देखना, अपने वास्तु को देखना, फिर आपकी जनरल रेमेडीज़ हैं उनको करना, दान पुण्य करना। और स्टोन्स जो हैं वो बेसिकली 5 एलिमेंट से बना होता है, हवा, पानी, अग्नि, इन सब से। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कलरफुल है। तो हमारे जो भी ग्रह हैं उनके भी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके भी अपने कलर्स हैं। तो हम वो स्टोन्स पहनते हैं कि हमारा वो जो प्लैनेट है वो किस डिग्री पे है। अगर हमारा प्लैनेट बहुत बूढ़ा हो रहा है तो उसको पावर चाहिए। ओके, उसको पावर देने के लिए फिर हम स्टोन्स का यूज़ करते हैं, और वो स्टोन्स ऑफ कोर्स रेमेडियल पार्ट में काम आते हैं। दान करने से भी रेमेडियल पार्ट होता है। रेमेडीज़ आप बहुत तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल। बट सबसे पहले अगेन मैं फिर कहना चाहूँगा कि आपके चार्ट का एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। सर, हमने रेमेडीज़ की बात करी और आजकल बहुत ट्रेंड में भी चल रहे हैं, बहुत सोशल मीडिया पे हर दूसरा इंसान उस बारे में बात कर रहा है, दैट इज़ क्रिस्टल्स। तो क्या ये क्रिस्टल्स भी हमारे फाइनेंस को बैलेंस करने में काम आते हैं? इस संसार में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है उसका कोई ना कोई वजूद है। ओके, मतलब एक बीज ले लीजिए कोई भी, अगर वो आपके हाथ में है तो वो हाथ में तो नहीं उग रहा। अगर आप चलते चलते आपके हाथ से गिर जाए अचानक और मिट्टी में गिर गया वो, तो कभी ना कभी उसमें से उसकी जड़ निकल के वो पौधा बनेगा। बिल्कुल सही। अब वो पौधा जहरीला है या उस पर फ्रूट आएंगे वो हमें डिसाइड करना होता है, ठीक है, टेस्ट करके। एग्जैक्टली। तो ऐसे ही जो रेमेडियल पार्ट्स हैं, चाहे वो क्रिस्टल हैं,
चाहे वो स्टोन्स है, क्रिस्टल भी उसी एलिमेंट से बना हुआ है, या राइट? तो क्रिस्टल बेसिकली हमें, मतलब जो लोग वास्तु करते हैं और रेमेडीज़ करते हैं, हीलिंग्स करते हैं, वो क्रिस्टल्स को यूज़ करते हैं बेसिकली। बट हमारे बिजनेस के अंदर क्रिस्टल्स का काम नहीं है। हमारे बिजनेस में मेंटल सबसे बड़ा काम करता है, क्योंकि यहाँ बुध का बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल सही। तो बुध जो है बेसिकली, बुध और राहु, ये दोनों कॉम्बिनेशन ऐसे हैं कि अगर ये आपके फेल है तो कोई क्रिस्टल, कोई स्टोन काम नहीं करने वाला। अच्छा हाँ, सर, आपने जैसे कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बिजनेस टाइकून्स के साथ काम किया है, तो ऐसा कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल आप हमारे साथ शेयर करेंगे कि जिसमें आपकी छोटी सी एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस ने पूरी उनकी लाइफ को, उनके बिजनेस को टर्न अराउंड कर दिया हो? यस, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास। मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम कर चुका हूँ, पॉलिटिशियंस के साथ काम कर चुका हूँ, स्पोर्ट्समैन्स के साथ काम कर चुका हूँ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्समैन है श्रीलंका के, दिलशान तिलक रत्ने। ओके। उनकी क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं, और फिलहाल ही कुछ 6-8 महीने पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने आपको पिछले एपिसोड में संजय दत्त जी का भी एक एग्जाम्पल दिया था। तो एस्ट्रोलॉजिकल, बट बहुत टफ था उनको समझाना कि एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज़ को करना, कैसे ग्रोथ होगी, क्योंकि वो दुनिया के बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स से मिल चुके हैं। जी। उनके साथ जो भी हैपनिंग्स हुई, तो ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं होगा, और वो खुद इतनी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं कि उनके सामने बात करना भी बड़ा टफ होता है कि ये जो रेमेडी है ये किसके लिए है, ये क्यों है, इसको करने से क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो सोचिए कितना टफ टाइम रहा, बट स्टिल ही वॉज रियली इम्प्रेस्ड, और उन्होंने मेरे लिए जो किया उसके लिए मैंने ग्रेटिट्यूड किया ही है उन्हें। जी। बट मैं अब आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक स्पोर्ट्समैन है, दिलशान तिलक रत्ने। ओके। मैं उनसे मिला आज से 6-8 महीने पहले एक क्रिकेट मैच में। ओके। तो मेरी किसी ने मुलाकात करवाई, और उनसे मेरा बहुत ही डिटेल में उनसे बात हुई। तो एस्ट्रोलॉजी को बहुत मानते हैं श्रीलंकन्स। ओके। तो वो अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, दिल स्कूप करके, क्योंकि उन्होंने एक बार अपने क्रिकेट करियर में एक स्कूप मारा था क्रिकेट का, तो उसका नाम दिल स्कूप पड़ गया, दिलशान स्कूप। तो वो दिल स्कूप के नाम से उनके स्पोर्ट्स के कुछ बैट्स भी आ रहे हैं, कुछ ऐसे गुड्स आ रहे हैं, बैट भी बना रहे हैं, बॉल्स भी बना रहे हैं। बट उनकी जो वाइफ है वो एक ब्यूटी पार्लर स्टार्ट करना चाहती थी। ओके। तो फिर मैंने उन्हें प्रॉपर गाइड किया। उन्होंने अपनी वाइफ का भी डिटेल भेजा, उनका भी डिटेल भेजा, उन दोनों का डिटेल मैंने प्रॉपरली चेक किया, और उनको बताया कि कौन सा राइट टाइमिंग है, क्योंकि वहाँ पर अब डिपेंड करता था टाइमिंग्स का। अच्छा। क्योंकि हम भारत देश में हैं तो हमारे IST स्टैंडर्ड्स जो टाइम्स हैं वो अलग हो जाते हैं, उनके स्टैंडर्ड्स अलग हो जाते हैं। अब इन चीज़ों को डिफ़ाइन करने के लिए पहले ये समझना ज़रूरी था कि प्लैनेट्स की ट्रांजिट कहाँ हो रही है और दशा क्या है। अच्छा। तो अगर उनकी दशा ठीक चल रही है और प्लैनेट की ट्रांजिट ठीक है, तो उन्हें ये बिजनेस एग्जीक्यूट करना चाहिए। आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दे आर डूइंग गुड। उनका ब्यूटी पार्लर भी स्टार्ट हो गया, उनका दिल स्कूप जो ब्रांड है वो भी स्टार्ट हो गया। अब वो कुछ टी एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में, वो भी स्टार्ट हो गया। ओके। तो इट मीन्स कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट अगर हम दशा, अंतरदशा, उपदशा, या कह लीजिए कोई भी प्लानिटरी पोजीशंस के थ्रू देखते हैं, तो वो हमारी लाइफ में, हमारे बिजनेस में, हमारे करियर में एक स्मूथ गोइंग हो जाता है। जी, तो सर, हमने प्लैनेट्स की तो बहुत सारी बात कर ली। अब बिजनेस का लोकेशन, उसकी डायरेक्शन, उसका नेचर, ये सब भी मैटर करता है क्या? डेफिनेटली। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगेन भाई उसकी लोकेशन भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो क्लाइंट आएगा, आपका जो मतलब इम्पैक्ट है जो आपके बिजनेस का, राइट, उसका इम्पैक्ट आपके क्लाइंट पे पड़ना चाहिए। आपकी जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके ब्रांड का नाम बड़ा इम्पैक्टफुल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए और इमीडिएट अंडरस्टूड।
राइट? तो ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं बिजनेस पे, क्यों नहीं करती? आप क्यों इतना सोचकर एक बिजनेस का नाम डिसाइड करते हो? आप एक बच्चे का नाम डिसाइड करते हो ना, बिल्कुल तो सही। बच्चे का नाम हम कैसे डिसाइड करते हैं? उसकी कुंडली से। उसकी कुंडली में से जो राशि होती है, उस राशि के नाम होते हैं, वॉवल्स होते हैं, व्यंजन होते हैं। उन व्यंजन से, उन उन नामों से हम बच्चे का नामकरण करते हैं, ताकि उस नाम से, उस स्वर से, उस व्यंजन से उस बच्चे का यूनिवर्स में इम्पैक्ट हो। तो जैसे आप किसी को कालू बुलाते हैं, तो सोचो कि कैसा इम्पैक्ट पड़ता होगा उस पर, कालू कालू। और एक नाम है राम, तो राम का इम्पैक्ट क्या पड़ता है? एनर्जी। तो जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें एनर्जी बहुत ज़रूरी है। तो आप कोई भी बिजनेस करते हैं उसमें एनर्जी का इम्पैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी लोकेशन, लोकेशन भी एनर्जीज क्रिएट करती है। अगर आपने कहीं टी पॉइंट पे कोई बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, तो ऑटोमेटिकली आप वहाँ पे बैंग ऑन वहीं पे खड़े रह जाएंगे, क्योंकि आपके पीछे का वेदा ही नहीं है ना, आपके पीछे एग्जिस्टेंस ही नहीं है, आप वहाँ पे स्थिर हो गए। ठीक है? तो अल्टीमेटली आपका नाम, आपका ब्रांड, आपकी लोकेशन, ये सब चीज़ें उतनी ही मायने रखती हैं जितनी आप किसी बच्चे की कुंडली से उसका नामकरण करते हैं, उसके जीवन का रूपरेखा तय करते हैं। बिल्कुल। और काफ़ी ऐसे बिजनेस टाइकून्स हैं जो अपने ब्रांड के लोगो, अपने ब्रांड का नंबर, हर चीज़ बहुत पर्टिकुलर रखते हैं। तो अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली जानना चाहूँ तो इनकी क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए सिग्निफिकेंस, देखिए आज नंबर्स, नंबर्स आर मैट्रिक्स। वर्ड्स, वर्ड्स में एक पावर है, एनर्जी है, राइट? तो ये पूरा वर्ल्ड एक एनर्जी है। आप ये देखिए, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन ब्रेन के पास एक इंफॉर्मेशन आती है, वो कहाँ से आती है? यूनिवर्स माइंड से आती है। और यूनिवर्स का माइंड क्या है? गॉड्स माइंड, राइट? बिल्कुल। तो भगवान हमें एक इंफॉर्मेशन भेजते हैं। वो किस प्लैनेट को भेजते हैं? इंट्यूटिव प्लैनेट को। वो इंट्यूटिव प्लैनेट कौन सा है? राहु। ओके। और आपको मैं एक और अच्छी सी चीज़ बताता हूँ, क्योंकि मैंने साइकोसोमैटिक स्टडी भी किया है, बेसिकली साइकोलॉजी को पढ़ा है। तो अगर हम फिजियोलॉजिकल इस बॉडी को समझें, तो एक तो बाहर ब्रह्मांड है, मैक्रोकॉस्म, एक हमारे अंदर ब्रह्मांड है, माइक्रोकॉस्म। तो जो बाहर ब्रह्मांड में आप तारे सितारे सारे देखते हो, वही हमारे अंदर भी हैं। अच्छा, आप पूछिए कैसे? कैसे? हमारा जो ये माइंड है, इसके पीछे एक हिप्पोकैम्पस है, एक छोटा, ब्रेन के पीछे एक छोटा सा हिप्पोकैम्पस होता है। ओके। जैसे हमारा यूनिवर्सिटी का एक कैंपस होता है ना, वहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ऐसे ही हमारे ब्रेन में एक हिप्पोकैम्पस है। वहाँ पे छोटे छोटे हमारे प्लानिटरी पोजीशंस हैं, जिसको थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सबथैलेमस, एमिग्डाला, ग्लोबस पेडियस और सब्सटेंशिया निग्रा, पुटामेन, ये सब नाम दिए गए हैं जो मेडिकल है। अच्छा। बट ये क्या है? प्लैनेट्स हैं। ओके। थैलेमस को सूर्य कहते हैं, हाइपोथैलेमस को चंद्रमा कहते हैं, सब थैलेमस को बुध कहते हैं, मंगल को एमिग्डाला कहते हैं, और गुरु को आपके ग्लोबस प्लेडियस कहते हैं, शुक्र को सब्सटेंशिया निग्रा कहते हैं, और आपके शनि को पुटामेन कहते हैं, और आपके राहु केतु को कॉर्डेट्स कहते हैं, बेसिकली नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो हमारे प्लैनेट्स भी तो यहीं बैठे हैं। तो बेसिकली जब एक एनर्जी हमारे माइंड में आती है, एक इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में आती है, तो वो एक इमेजिनेशन क्रिएट करती है। तो इमेजिनेशन में हमें पढ़ाया क्या गया? पिक्चर्स और नंबर्स। नंबर्स भी हम पिक्चर्स में ही देखते हैं। बिल्कुल सही। तो हर चीज़ एक मैट्रिक्स है, और आज एआई में आप मैट्रिक्स ही तो देख रहे हैं, सब नंबर्स हैं। बिल्कुल। और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में क्या है? नंबर्स। तो कौन सा प्लैनेट कितनी दूरी पे बैठा है, कौन से घर में बैठा है, तीसरे घर में, चौथे घर में, दैट इज ऑल्सो नंबर्स। नंबर्स। तो वहाँ हो क्या रहा है? एवरीवेयर इज कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन इज मस्ट, और कैलकुलेशन के बाद ये सब चीज़ें एग्जीक्यूट हो पाती हैं। और फिर आ जाता है टाइमिंग, और टाइमिंग भी क्या है? दशा। कि कौन सी दशा, कितने महीने बाद, कितने दिनों बाद, हर चीज़ में नंबर्स एनर्जी दे रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इन चीज़ों के लिए। सर, कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस चल तो रहा है
बट कोई ग्रोथ नहीं हो पाती, एक अलग ही स्टेबिलिटी, एक बिल्कुल प्लेटफॉर्म में चल रहा होता है। तो काफ़ी लोगों की ऐसी दिक्कतें आती है कि चल तो रहा है बट ऊपर नहीं जा रहा है। तो क्या एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में हम वो ब्लॉकेजेस देख सकते हैं, और वो कहाँ मिलेंगी हमें? चार्ट में, माइंडसेट में, या हमारे कर्मों के पैटर्न्स में? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये हर एक इंसान को इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे साथ भी, मैं एग्जांपल दूंगा, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। मैं बहुत टॉप पे था जब मैंने बताया मैं फॉरेन एक्सचेंज फाइनेंस में था। जी। 2003 मेरी 7:30 शुरू होती है। अब मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, ओके। और मैं परेशान हो चुका हूँ कि मेरा कोई बिजनेस नहीं हो रहा, मैं जो काम कर रहा हूँ वो फ्लॉप हो रहा है, मैं जो मेरा नाम था वो ख़राब हो रहा है, और जो मैं एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा। तो सोचो कि मैं कितने बड़े स्ट्रगल में था और कितनी बड़ी फ्रस्ट्रेशन में था। बिल्कुल। आपने पूछा कि वो ब्लॉकेजेस, राइट, वो काम क्यों नहीं हो रहा? अब वो काम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मेरे पास सैटर्न की 7:30 वो दशा शुरू हुई, ओके। और वो 7 साल की दशा थी। किसी ने नहीं बताया वो 7 साल कैसे जाने वाले हैं। एक बात अच्छी है कि आप किसी को ये मत बताओ कि आप मर रहे हो हर रोज और इतने दिन में मर जाओगे, अच्छी है, बट कहते हैं कि रगड़ रगड़ कर मरने से बेहतर है बता दो, बता दो, एक बारी में ही एक बार बता दो, ताकि एक माइंडसेट बन जाए। तो यहाँ बात की आपने माइंडसेट की भी, तो यहाँ माइंडसेट भी बनेगा, दशा भी पता चलेगी, और रीजन भी पता चलेगा। एक माइंडसेट से हमारा काम खराब नहीं हो रहा है, दशा अगेन, एस्ट्रोलॉजी अगेन, हमारा जो बिजनेस है या जॉब है, अब वहाँ पर आके कौन सा ऐसा प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो गया, कंजक्शंस आ गए, राइट, ऐसा कौन से सूर्य के पास प्लैनेट आ गया, या शनि ने आकर कुंडली मार ली, या राहु ने आके कुंडली मार ली, इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। और जब आपको कोई भी ये चीज़ नहीं बताएगा तब तक तो आप बिल्कुल आंखों वाले अंधे कहलाओगे। बिल्कुल सही। और मैंने दुनिया भर में जाके लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने राइट आंसर नहीं दिया कि 7:30 ही है इसलिए ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बट हमें रेमेडीज़ करने को बोला गया। बट वो रेमेडीज़ से क्या इम्पैक्ट आएगा? रेमेडीज़ भी तो जब तक आप मेरे माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन नहीं करोगे कि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस रेमेडी से होगा, तभी तो होगा ना। बिल्कुल सही। जब मुझे पता ही नहीं कि मैं ये दवाई क्यों खाऊं, मैं खाऊंगा ही नहीं। मैं खाऊंगा नहीं। आपके सिर में दर्द हो रहा है तो ऑलमोस्ट लोग सेनाडोन खा लो, बट डू यू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि वो सर दर्द हो क्यों रहा है? तो लोग रीजन नहीं ढूंढते, तो आपको पहले रीजन ढूंढना होगा कुंडली के अंदर, टू फाइंड द रूट कॉज। to find the root cause. What is the root cause? And there is a cause behind every, थिंग। right. तो वो कॉज ढूंढना जरूरी है। वो कॉज कहाँ से मिलेगा? आपको अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से। ओके। आप इसको बिलीव सिस्टम मत समझे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक टूल है, एग्जैक्टली। एक की फैक्टर है, आपको एक रोड मैप बनाकर देता है कि आपकी लाइफ में आप किस तरफ जा रहे हैं। तो समवेयर आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं अपने माइंडसेट के साथ कि यस इट इज़ हैपनिंग, अब मुझे इस दिशा में, इस दशा में क्या करना है। इट मीन्स कि एक एस्ट्रोलॉजी हमें गाइडेंस देती है, एक सपोर्ट देती है कि हमें अपनी लाइफ को किस तरीके से मोल्ड करना है, कौन से इवेंट पे क्या रिएक्ट करना है, कब हमें हाइपर एक्टिवली होते हुए सिचुएशंस को हैंडल करना है, और कभी हमें लेट गो करके उस चीज़ को स्टेबल लेके आना है। तो पूरे जो सिचुएशन में हर्डल्स रहते हैं या अपसाइड डाउन रोलर कोस्टर राइड, हमारी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट हमें गाइड करता है। एब्सोल्युटली राइट। तो मेरा पहला पॉइंट तो यही था कि आपने जो कुछ पूछा, हम वापस आ जाते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है, वो पैदा होते ही अपना अंगूठा मुंह में डालता है, राइट, एग्जैक्टली। क्योंकि उसको भूख लगी है, जी। ठीक है। तो मतलब हमारे पास इतनी सेंसेस होती हैं। तो जो क्वेश्चन आपने पूछा है उसका एक सिंपल सा आंसर, हमारी कुंडली का लग्न चार्ट जानना बहुत ज़रूरी है। मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, और मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, ये 3 चीज़ें जानना ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर आपको यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं का मतलब आपके स्किल्स, वो बिजनेस स्किल्स भी हो सकते हैं,
राइट? आपकी आइडेंटिटी भी हो सकती है, आपकी पर्सनैलिटी भी हो सकती है, बिल्कुल सही। ठीक है? और उसके बाद हु आई एम, राइट? कि मैं कौन हूँ, मैं, एक तो पर्सनैलिटी हो गई, ठीक है ना? तो हु आई एम, तो हु आई एम में बेसिकली आपका एक इंटरनल स्किल जो आपकी चंद्र राशि है, जो अंदर, जो भावुक राशि होती है, जो भाव बनाती है, जो आपकी थॉट प्रोसेस को इंटीग्रेट करती है यूनिवर्स के साथ, वो चंद्र राशि होती है, राइट? तो वो आपको हु आई एम, तो वो आपको डिसाइड करना है कि मैं इस युग में कोई साइंटिस्ट बन के आया हूँ, या मेरे को कोई रिसर्च करनी है, या मुझे लोगों को कुछ देना है, ये आपको जानना ज़रूरी है। और तीसरा, व्हाट इज़ द पर्पस, तो पर्पस क्या है लाइफ का? लाइफ तो मिली है, तो अब इसका पर्पस भी तो डिज़ाइन होगा, क्यों करना है? क्यों करना है? तो क्यों करना है, लोग अक्सर जवाब देते हैं मेरी फैमिली है, उनके लिए करना है, मेरे बच्चे के लिए करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डाल देते हैं। क्यों का मतलब होता है वाई, व्हाट इज द पर्पस? तो पर्पस बिहाइंड मीन्स मैं ये करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास ये स्किल है, हु आई एम, मैं कौन हूँ, मैंने अपने आप को जाना, मैं राजा हूँ। अब मेरा पर्पस क्या है? अपनी प्रजा को ठीक लेके आना, एक ठीक रास्ते लेके पे आना, आना। एक मतलब अपनी प्रजा के लिए उनकी रक्षा करना, उनको पालन पोषण करना, उनकी लाइफ में जो भी उनकी ज़रूरतें पूरी करना, उनके हर्डल्स, उनकी चैलेंजेस को करना, मिनिमाइज करना। मिनिमाइज करना। तो ये चीज़ें आप कहाँ से जान पाएंगे? जब हमें अपनी कुंडली पता हो। हमें अपनी कुंडली पता होगी। तो बार बार मेरा यही कहना है आपसे कि आप प्लीज़ अपने चार्ट को पहले समझें। आपका चार्ट आपकी पूरी ज़िंदगी है। जब एक बीज को हम बो देते हैं, आपके सामने बहुत सारे बीज पड़े हैं, बिल्कुल। आपको ये नहीं पता अब वो केले का बीज है या सेब का बीज है या किस फ्रूट का बीज है, नहीं पता। जब आप उसको बो देते हैं तो बोने के बाद जब वो बड़ा होता है पेड़, तो उसके ऊपर फल आते हैं, तो वो फल आप आइडेंटिफाई करते हो। ऐसे ही हम कुंडली से जब आप पैदा होते हो तो हम आइडेंटिफाई करते हैं ये कौन सा फल बनेगा। अब इस फल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, मीन्स आपके स्किल्स क्या है, कि ये जूस बनेगा या इससे मेडिसिन बनेगी, ये हमें डिसाइड करना है। तो हम वो वर्टिकल्स ढूंढेंगे। तो मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूँ उससे और इजी हो जाता है कि आप यही सोचिए कि आप आंवला खाते हैं और कहते हैं 100 बीमारियों का इलाज है। तो एक आदमी की कुंडली ऐसी होती है जो 100 लोगों की जिंदगियां बदल देता है। ओके। तो मतलब ऐसे ये पर्पस जानना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे करियर हो, चाहे हेल्थ हो, इन सब का एक ही जवाब है, आपका बर्थ चार्ट। ओके। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपका बर्थ चार्ट पहले, फिर उसमें से अच्छे मुहूर्त और लगन, फिर अच्छी तिथियाँ, फिर आपके अच्छे ट्रांजिट, आपके कॉम्बिनेशंस, आपका राजयोग, आपका धन योग, फिर उसके बाद आपका खुद की इंट्यूशन उनके साथ इंटीग्रेट करना। एग्जैक्टली। आप 100% एस्ट्रोलॉजी के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। तो दिस इज ऑल अबाउट एस्ट्रोलॉजी, अबाउट फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, बिजनेस एस्ट्रोलॉजी। तो मैंने अपनी लाइफ का जो बेस्ट था वो आपके सामने रख दिया। तो दिस इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। ओके। या तो सर, आपने जाते जाते हमारी ऑडियंस को अपना पर्पस भी बता दिया, तो थैंक यू सो मच सर। और ऐसे ही हम जुड़े रहेंगे और नए नए सीक्रेट्स, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हम नए नए सीक्रेट्स को अनलॉक करते रहेंगे। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।